सकता है वो करे। तो इसके लिए इनफर्टिलिटी के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे उपाय बताए हैं। खास करके महिलाओं के मेंसेस को ठीक करने के लिए 2-3 दवाइयाँ हम बहुत अच्छी तरह से सजेस्ट करते हैं। एक तो अशोका बहुत अच्छी औषधि है महिलाओं की। हर एक घर पे अशोक का वृक्ष होना चाहिए। अशोक के वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो महिलाओं को मानसिक शांति सबसे ज्यादा मिलती है। इसलिए आपको पता है रावण वेदों का विद्वान था। रावण ने सीता का तो हरण कर लिया। अब सीता फ्रस्ट्रेट होगी तो उसको मनाने के लिए भी उसका मानसिक स्तर तो अच्छा होना चाहिए। इसीलिए उनको अशोक वाटिका में रखा था। क्योंकि अशोक वाटिका में स्त्री प्रसन्नता से रहती है और उसका मानसिक स्तर ठीक रहता है। तो अशोक नाम का वृक्ष है वो महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। बो सकते हैं घर पे भी, जो लोग गाँव में रहते हैं, खुले में रहते हैं वो लोग, नहीं तो उसके पत्तों का सेवन कर सकते हैं, उससे बनी दवाई का सेवन कर सकते हैं। तो अशोका के लिए ये अशोका है वो महिलाओं की बहुत अच्छी औषधि है। मेंसेस का प्रॉब्लम हो गया, कुछ और तकलीफें हो गई, तो अशोका बहुत ही मतलब उपयोगी होता है ऐसे मतलब ऐसे रोगों में, मेंसेस के तकलीफों में या ऐसा। उससे बनी हुई दवाई है बहुत है। जैसे ल्यूकोरिया हुआ, जैसे व्हाइट डिस्चार्ज होता है महिलाओं को, उसके लिए आयुर्वेद में बताया कि चावल का पानी, चावल उबाल कर जो हम ऊपर-ऊपर का जो पानी फेंक देते हैं, वो बहुत अच्छी औषधि है। कोई भी ल्यूकोरिया है जिसको व्हाइट डिस्चार्ज होता है या उसमें से खून निकलता है, ब्लीडिंग होता है, उसके लिए ये चावल का पानी बहुत अच्छी औषधि है। आयुर्वेद में भी कोई भी दवाई देनी है, तो ऐसे चावल के पानी के साथ लेने से बहुत इफ़ेक्ट करती है ऐसे रोगों में, ल्यूकेरिया जैसे रोगों में। तो हम उसके लिए 2-3 दवाई बनाते हैं, जैसे ल्यूकोग्रीन सिरप है, ये हम जैसे बनाते हैं आप देख सकते हैं, ल्यूकोग्रीन सिरप है। आगे ल्यूकोविन टैबलेट है, मेंसेस की अनियमितता के लिए मेस्ट्रोग्रीन है, ल्यूकेरिया के लिए और वामसेफ डब्ल्यू अर्थात व्हाइट डिस्चार्ज के लिए, और वामासेफ, वामा अर्थात होती है पत्नी, मतलब स्त्री, तो वामासेफ डब्ल्यू व्हाइट डिस्चार्ज के लिए और वामासेफ बी वो है ब्लीडिंग के लिए। ऐसी 2 दवाई बनाते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन हम करते हैं और बताते हैं, शास्त्रों में यहाँ पर है। घर पे वो संभव नहीं है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए किससे बनती है। तो अलग-अलग औषधियों से बनती है, लेकिन खास औषधि उसकी है चावल का पानी। तो चावल जो हम बनाते हैं उसके ऊपर का पानी जो होता है वो बहुत ही अच्छी औषधि है। महिलाएँ उसका रोज़ सेवन करें आधा-आधा कटोरा, तो ल्यूकेरिया में तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट होता है। उससे ल्यूकेरिया में बहुत ही स्पीड से रिकवरी होती है। तो ये एक मैंने बताया। कुछ होम्योपैथिक दवाई है, जैसे अशोका है। अशोका जैसे जेनेशिया अशोका करके होम्योपैथी में एक दवाई बनती है जो अशोका से ही बनती है। हमारे यहाँ पर केंद्र में भी ये अशोका नाम से ही दी जाती है। महिलाओं की दवाई है अशोका, जेनेशिया अशोका। ये होम्योपैथिक की दवाई महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी काम करती है। और प्रॉब्लम में महिलाओं का खास मैंने बताया, ये पूरे के पूरे नियम अभी आज तो हम बात करेंगे ही इसकी, लेकिन डिटेल में उसकी बात करेंगे मेंसेस में क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेंसेस में रसोई नहीं बनानी है, अग्नि का संपर्क नहीं करना है, स्नान नहीं करना है। यदि स्नान किया तो क्या होगा कि जो मेंसेस फ्लो से आ रहा है, वो फ्लो में रुकावट होगी क्योंकि शरीर ठंडा पड़ेगा। शरीर ठंडा पड़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वो फ्लो कम हो जाएगा आपका, क्योंकि वो हीट उसमें जनरेट होगी तभी वो फ्लो आएगा। तो पानी शरीर स्नान किया तो फ्लो कम हो जाएगा, तो वो मेंसेस रह जाएगा तो उसकी इरेग्युलर वो शुरू हो जाएगी। आज हाइजीनिक के नाम पर हम स्नान कर रहे हैं महिलाएं, यद्यपि स्पंज कर सकते हैं, उसको पोंछ सकते हैं, ऐसे स्वच्छता रख सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद ने इतने हाइजीनिक बात बताई। अरे मैं तो एक किचन के बारे में लूंगा, महिलाओं की बात है तो एक किचन कैसा उसको मैनेज करना, किचन में कैसे पात्रों में रसोई बनाना, किचन में कैसे भोजन को बिठाना और किचन में कैसे परोसना। मैंने अभी बात की, परसों में एक व्याख्यान में गया था, उस समय मैंने बताया
कि आप इतनी हाइजेनिक की बात कर रहे हो और आप बुफे में जब भोजन कर रहे हो, मैं वहां गया था, मैं बुफे था, तो बुफे में मैंने कहा कि मैं तो ऐसा वहां पर खड़ा रहकर नहीं भोजन करूंगा, आपको यदि परोसना है तो मैं यहाँ बैठता हूँ, आप मुझे परोस दीजिए, मैं एक ही बार लूंगा। तो उन्होंने बताया ऐसा क्यों? मैंने कहा वो हाइजेनिक नहीं है, आप और सब छोड़ दीजिए, भारतीयता, सभ्यता, वो सब कुछ ये बातें में वो अच्छी है, लेकिन मैं आप हाइजेनिक दृष्टि से सोचिए, ये तो ठप ठीक है, वो तो बताते हैं, मैं तो केवल आयुर्वेद का दृष्टिकोण लेकर हाइजेनिक रीत से बताता हूँ कि एक को कोरोना हुआ मानो या टीबी हुआ कभी कोरोना का है तो मैं कोरोना का उदाहरण देता हूँ, बुफे किया तो सबको कोरोना हो जाएगा, पूरा संक्रमित हो जाएगा सब लोग, क्योंकि बुफे में पूरा फैलता है, एक दूसरे की थाली छूती है और वो भोजन फिर वहां छूता है, वो वहां से संक्रमित होता है। और यही बात, एक को कोरोना हुआ और आपने यदि बिठाकर भोजन करवाया व्यवस्थित रूप से अलग अलग पात्र रखकर, तो एक भी संक्रमित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा दृष्टिकोण है हाइजेनिक। तो मेंसेस के समय पर हाइजेनिक तरीके से कैसे महिलाएं रहे, उसकी शुद्धता कैसे रहे, स्वच्छता कैसे रहे और उससे रोग न हो, उसका ही हम हित कर रहे हैं, उसके लिए ही अच्छा कर रहे हैं। तो आयुर्वेद ने तो उस समय स्नान का मना किया, स्नान करोगे तो फ्लो नहीं आएगा, धीमा फ्लो आएगा। अब आयुर्वेद के डॉक्टर ये नहीं बताते हैं, उसका कारण है कि समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि लोग मानेंगे नहीं, मुझे ऑर्थोडॉक्स कहेंगे। लेकिन हम तो जो आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया है एज इट इज उसको बताते हैं, और उसके कारण सहित बताते हैं, उसका लॉजिक बताते हैं। महिलाओं की पूरी वहां पर मेंसिस के समय की दिनचर्या लिखी है, और उसका पालन हो यदि, तो इनफर्टिलिटी के सडनली पूरे भाव मिश्र जी ने भाव प्रकाश नाम के ग्रंथ में महिलाओं की जो दिनचर्या लिखी है, मेंसिस के समय पर जो लिखा है किस तरह से रहना है, किस तरह, तो इनफर्टिलिटीज के केसेस 50% तो 100% गारंटी से 50% तो ऐसे ही कम हो जाएंगे। क्योंकि 50% तो हो ही, इस 50 to 60% तो हो ही इसलिए रहा है क्योंकि उसकी मेंसिस की तकलीफें है, और उसकी मेंसिस की तकलीफें इसलिए है क्योंकि मेंसिस में 3 दिन तक उसको किस तरह से रहना है वो उसको पता नहीं है, किसी ने सिखाया नहीं, माँ ने भी नहीं सिखाया क्योंकि माँ ने सीखा नहीं है। तो ये जो बीच में एजुकेशन की जो सिस्टम बदली, या तो एजुकेशन की जो एक पद्धति थी वो बदल गई, इसके कारण लोगों को ये प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं रहा। थ्योरिकल हो, कुछ दवाई आयुर्वेद डॉक्टर दे देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उसको किस तरह से 3 दिनों में रहना है, कैसा भोजन करना है, क्या नहीं पहनना है, क्या पहनना है, ऐसा क्यों करना है, इस तरह से उसको कोई व्यवस्थित रूप से किसी ने बताया नहीं। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उसका हम प्रचार करें ताकि महिलाओं के रोग कम से कम हो, और हमारे से जो जो जुड़ता है उसके रोगों में प्रायः 2-3 दवाइयों से ही फर्क पड़ जाता है। खास करके हम कहते हैं कि आप जीवन शैली बदलो, लाइफस्टाइल। कोई आयुर्वेद का व्यक्ति ऐसा नहीं बताता, पूरा यूट्यूब का वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे वैद्य है जो अपनी अपनी प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, भले करे, वो करना चाहिए, अच्छा है आयुर्वेद का प्रचार होना, लेकिन जीवन शैली जो आयुर्वेद का प्रथम क्रमांक है, प्रथम ही आयुर्वेद का स्टेप है, हम वहां पर बात बताते हैं। आप चाहे वो 2-4 वस्तुएं औषधि का तो उपयोग करो, अच्छी है, लेकिन अपनी जीवन शैली को बदलने की बात आयुर्वेद कर रहा है कि इस तरह से मेंसिस के दरमियान आप फॉलो करो तो इनफर्टिलिटी के 100% केस में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये एक है। होम्योपैथी की मैंने दवाई जो बताई वो अशोका ही है, तो जेनेशिया अशोका, तो जेनेशिया अशोका आप घर पर रख सकते हैं, हम भी यहाँ पर बना कर देते हैं, वो भी उसका भी सेवन कर सकते हैं। दूसरी औषधि, दूसरे प्रकार के रोगों में महिलाओं को सबसे ज्यादा रोग कमर को पेन और पैरों में पेन होना है। ज्यादातर महिलाओं के रोग पैरों में पेन होता ही है और कमर में पेन होता है। उसका क्या कारण है? ज्यादा देर कपड़े धोना, ज्यादा देर तक मतलब पानी का सेवन करना, वो एक प्रकार हो सकता है, और एक खड़ा रहना। अब देखिए, पहले बैठकर भोजन बनाते थे, अब खड़े खड़े भोजन बनाते हैं। खड़े खड़े भोजन बनाना है, यदि आपकी व्यवस्था ऐसी है किचन की, तो बीच बीच में आप चल कर आओ, एकदम 1 घंटे खड़े ना रहो, वेरिकोज वेइन हो सकता है उससे, उससे पैरों की बहुत बीमारियां हो सकती, ज्यादा देर व्यक्ति बैठ सकता है, ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता है। तो जो पोजीशन है खड़ा होने की, तो वो थोड़ी थोड़ी देर पे या तो बीच में बैठते रहो, या तो फिर
उसमें बीच बीच में आराम करो या चल कर आओ, कहीं पर भी चल कर आओ, तो इस तरह की अभी व्यवस्था है। तो खड़े खड़े भोजन बनाने से भी हानि होती है, इसलिए पैर के कमर के दर्द बढ़ रहे हैं। दिन में बहुत, अब स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर को रखा, ज्यादातर महिलाएं होती है, और ज्यादातर महिलाएं होने के बावजूद वहां पर खड़ा खड़ा पढ़ाने का कंपल्सरी है। बैठ नहीं सकती वो महिला, कुर्सी ही नहीं है, चेयर ही नहीं है। अब ये शिक्षा व्यवस्था में पढ़ने वाला बैठकर आराम से पढ़ रहा है, और पढ़ाने वाला गुरु है वो खड़ा खड़ा बेचारा ये हैरान हो रहा है। तो ये खड़े खड़े जो हुआ, खड़े खड़े, इससे बहुत रोग, हमने बहुत सारे टीचर्स के केसेस आते हैं जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो वो बताते हैं, हमने बताया कि आपके पैरों में दर्द है, वो है, सब एलोपैथ डॉक्टर, लेकिन वो नहीं बताते कि आप खड़े खड़े आप पढ़ा रहे हो, खड़े खड़े जो आप कर रहे हो इसके कारण दर्द है। वो बोले कि नहीं नहीं, ये मतलब ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, वो तकलीफ है, वो रिपोर्ट कराओ, वो रिपोर्ट कराओ, वो रिपोर्ट। लेकिन जब तक वो खड़ा होने का या उसको ढंग से बैठने का जब तक बंद नहीं होगा, तब तक वो पैरों की समस्या, तब तक कमर दर्द की समस्या कम नहीं होगी, चाहे कितनी दवाई ले। इसीलिए हम आयुर्वेद में कुछ दवाई कहते हैं। आयुर्वेद में ज्यादा देर खड़े रहने से वात का विकार होता है, वायु बढ़ता है, तो सर्कुलेशन बराबर नहीं होता है, एक तरफा सर्कुलेशन होता है, तो उसको अभ्यंग करना है, रोज मसाज करना है। भला अश्वगंधादि तेल का मसाज करना है पूरे शरीर पर रोज स्नान से पहले। जिसको खड़ा खड़ा होने का ज्यादा है, ऐसे सभी महिलाएं करे बहुत अच्छा है, सभी न कर पाए तो जिसको ज्यादा देर खड़ा होना पड़ता है, ऐसा काम है, ऐसा व्यवसाय है, स्कूल में टीचर है, घर पे बहुत लोगों की रसोई बनानी है और रसोई घर खड़ा है, तो इस तरह की महिलाएं रोज मसाज करने का शुरू करे। भला अश्वगंधादि तैलम एक आता है, संस्कृत आर्य गुरुकुलम में भी है, बाहर की फार्मेसियों में भी है। तो हम केवल आयुर्वेद का ये करते हैं, कहीं से भी आप वो कर सकते हैं, ले सकते हैं, वहां वो महिलाएं मसाज शुरू करे। निर्गुंडी का पत्ता होता है, निर्गुंडी आप अपने घर पे बो सकते हैं, उसका मैं एक बार लूंगा कि आप अपने घर पे कौन से पौधे बोएंगे, उसके पत्तों से आप कैसे ठीक हो पाएंगे। ये एक पत्र थेरेपी करके आयुर्वेद में, मतलब आयुर्वेद के ग्रंथों में पत्रों का उपयोग, पर्णों का उपयोग, वनस्पति के पर्णों का उपयोग किस तरह से हम करें और हम ठीक हो पाएंगे, इसके लिए बताया। निर्गुंडी बोए, निर्गुंडी के पत्ते घर पे है, उसका उसका बाष्प ले लिया यहाँ पर, तुरंत पेन कम हो जाता है। ये हजारों अनुभव है। हम पत्र पुटली शेक यहाँ हमारा पंचकर्म केंद्र में करते हैं, लोगों को सिखा देते हैं, तो लोगों को कहते हैं आप घर पर ही करो। पंचकर्म का हम बहुत कुछ यहाँ पर ऐसा सिखा देते हैं, जो पंचकर्म सेंटरों में जाएंगे तो हजारों रुपए फीस लेते हैं, उसके बावजूद वो सिखाते नहीं, वो कर देते हैं। हम यहाँ पर कुछ नहीं लेते, निशुल्क यहाँ पर चलता है पंचकर्म का, ये स्टीम एक है, ये मसाज है, वो सब बहुत न्यून मूल्य में, 50-100 रुपए में ये सब कुछ, जो उसका बेसिक आता है, जो उसकी जो मटेरियल की कॉस्ट वही, और उसको सिखा देते हैं, तो वो लोग वहां पर करते हैं, तो जीवन पर स्वस्थ रहे। क्योंकि ये पूरे भारत में ये पुनः पुनः हमको गुरुकुल परंपरा, पुनः हमको आयुर्वेद की परंपरा को स्थापित करना है। तो इसके लिए स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा, छोटी दृष्टि को छोड़ना पड़ेगा। महिलाओं को खास स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद के नियमों को पालन करना ही पड़ेगा। इसलिए भाव प्रकाश में भाव मिश्र जी ने बताया है कि आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयो परमादरः, आयु कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयो परमादरः। जिसको अच्छी तरह से स्वस्थ रूप से जीना है, उसको आयुर्वेद के उपदेश को परम श्रद्धा रखकर उसका पालन करना है। आयुर्वेद के उपदेशों में श्रद्धा रखनी है। तो ये सब प्रैक्टिकल है और इसका पूरा रिजल्ट है। हम उसको गारंटी के साथ कहते हैं कि आपने इतना किया तो आपका ये वेरिकोज वेन है, फ्रोजन शोल्डर है, या फिर अपना जो बैक पेन है, हम जिसको अलग अलग पेन कहते हैं, नी पेन है, बैक पेन है, स्पॉन्डलाइसिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डलाइसिस है, वो सारे के सारे रोगों में एक मसाज बहुत उपयोगी होता है। क्योंकि ये सारे रोग होते हैं वो वायु की विकृति के कारण होते हैं। और आयुर्वेद में बताया है कफ पंगु पितः पंगु पंगवो मलधातवः वायुना नियंते यत्र तत्र गच्छन्ति मेघवत्। अर्थात कफ भी पंगु है, पित्त भी पंगु है, वायु बहुत बलवान है। इसलिए सबसे ज्यादा रोग, 80 प्रकार के रोग वायु के कारण, वायु की विकृति के कारण होते हैं आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार। वो वायु को जीतने के लिए एक मसाज है,
मसाज जैसा वायु को दूर करने वाला एक भी नहीं है, और वो आप घर पर कर सकते हो। घर पर आप ऊपर से नीचे मसाज कर सकते हो, नीचे से ऊपर कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा तेल को गर्म किया, कोई भी तेल ले ले आप, तिल तेल ले, सरसों का तेल ले, ठंड है तो सरसों का तेल ले, साधारणता से तिल तेल ले, या तो ज्यादा इफेक्ट चाहिए तो बलाश्वगंधादि तैलम आता है, वो ले ले और उसका मसाज चालू करे, तो ये बहुत महिलाओं के रोगों में, खास करके वात विकृति की वजह से अब एक खास करके महिलाओं को पैरालिसिस देखने को मिलता है बहुत जगह पर, और वो महिलाओं की हालत बहुत खराब कर देता है। भगवान करे ऐसे रोग न हो महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं को हमने जो देखा है बहुत परेशान हो जाती है वो, क्योंकि उसमें सब कुछ बेड में करना पड़ता है, आपको पता है वो अंग विकृत हो जाते हैं। ऐसे फेशियल पैरालिसिस, फुल बॉडी पैरालिसिस, दो प्रकार पैरालिसिस है। अब वो पैरालिसिस होता है तो हमको पता है किस तरह का क्या अंग को क्या डैमेज होगा वो कोई नहीं बता सकता है, और उसके बाद भी दवाई करने के बावजूद भी अर्जेंसी में हमने उसको सब कुछ किया तो भी कुछ ना कुछ उसमें रह जाता है। एक प्रयोग का प्रचार करने जैसा है, और मैंने अपनी आंखों से बहुत लोगों को ऐसा देखा है, खास करके मेरे पूज्य गुरुवर्य हरडीकर दादा को, जो राजीव भाई के गुरु रहे, तो उनको मैंने देखा, उनको भी पैरालिसिस हुआ। उनकी करीब करीब 74 इयर्स की एज थी तब उनको पैरालिसिस हुआ। उन्होंने जीवन भर सात्विक फूड खाने का और कुछ ही फूड खाने का उनका नियम था, कुछ मात्रा में कुछ प्रकार के फूड खाते हैं। तो उन्होंने जीवन भर कभी भी जो हम प्याज कहते हैं, लहसुन कहते हैं, अनियन गार्लिक जिसको कहते हैं, वो नहीं खाया था। वो एक सात्विक रीत से जी रहे, कुछ ही औषध लेते थे, औषध में उसका उपयोग करते थे अनियन गार्लिक का, लेकिन कभी भी वो नहीं खाते थे। तो उन्होंने जीवन में पहली बार ये लहसुन खाया। उन्होंने क्या किया कि 50 ग्राम तेल में, तिल तेल में 50 ग्राम तिल तेल लेना है और 20 से 25 ग्राम लहसुन लेना है। 7 8 लहसुन का इतना इतना होगा वो पीसीस, इतने इतने पीसीस होंगे, और वो 7 8 या 10 होंगे। उसको क्रश करके एकदम तेल थोड़ा गर्म करके उसको मिक्स करके तेल ठंडा होने देना है। ठंडा थोड़ा ठंडा हुआ तो उसको पिला देना है, 50 ग्राम तेल, तिल का तेल, और वो पीने से पैरालिसिस हुआ। और तुरंत आपने ये यदि पिला दिया, दो चीजें बताई है, एक तो लहसुन और एक तिल का तेल। तो लहसुन को क्रश करके उसको तिल तेल में डालकर उसको पिला दिया तो डैमेज कम से कम होगा और रिकवरी बहुत फास्ट आएगी। जैसे नॉर्मल केस में वो 1 महीने में ठीक होगा, ये प्रयोग करने के बाद वो 10 दिन में ही ठीक हो जाएगा। बहुत रिकवरी का जो रेशियो है वो फास्ट होगा। ये बहुत अद्भुत प्रयोग है और आयुर्वेद का अनुभूत प्रयोग है। हर्डीकर दादा ने खुद के ऊपर इसका इस्तेमाल किया और एक भी उसमें ऐसा नहीं हुआ कि एक भी चिन्ह नहीं रहा। पैरालिसिस में बहुत कम ऐसा बनता है कि एक भी चिन्ह न रहे, नहीं तो कभी आंख टेढ़ी हो जाती है, कभी मुंह टेढ़ा हो जाता है, कभी हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, ऐसा ऐसा कुछ भी हो जाता है, कुछ ना कुछ चिन्ह रह जाते हैं उसके। लेकिन हर्डीकर दादा को खुद को ये आया, और महिलाओं को जब वो आता है तब वो ज्यादा परेशान होती है, उसको ज्यादा सेवा लेनी पड़ती है, वो खुद काम करती है तो घर पूरा परेशान हो जाता है। एक महिला यदि बीमार है तो हमको पता है महिला के ऊपर घर होता है, और घर पूरा का पूरा ये हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है, या महिला डिपेंडेंट हो जाती है तो वो पूरा घर परेशान हो जाता है, और उसके कारण बहुत नुकसान होता है। इसलिए पैरालिसिस जब भी किसी को हो तो ये इमरजेंसी में करे तो वो फास्ट रिकवरी होगी और अंग विकृति नहीं होगी उसकी। तो ये एक ग्रंथों में बताया, मैंने ये बताया। वायु के रोग न हो इसके लिए रोज सब्जियां कौन सी खानी है, तो महिलाओं के हाथ में पूरा किचन होता है, तो मेथी की सब्जी है, करेले की सब्जी है, परवल की सब्जी है, लौकी की सब्जी है। ये सारी सब्जियां आप या तो सरसों तेल में, या मूंगफली हो, या तिल का तेल हो, ये किसी में भी, खास करके तिल का तेल बहुत ही उपयोगी होता है वायु को नाश करने के लिए। तो इसमें यदि खाएंगे तो हमारा वायु विकृत नहीं होगा और महिलाओं बहुत सारे रोगों से बच जाएगी। तो एक मेंसिस के प्रॉब्लम में मैंने बात की, एक इसके ऊपर। अच्छा, वात रोगों के लिए कुछ दवाइयां है, जैसे रूमोग्रीन है, रूमेटिज्म जैसे होता है, आर्थराइटिस होता है,
आचार्य जी म्यूट हो गए अपने, आचार्य जी म्यूट हो गए। हाँ, चालू हो गए हम। हेलो। चालू हो गया जी, चालू हो गया। तो थोड़ा 1 मिनट वाला रिपीट कीजिए। हाँ, 1 मिनट। तो मैं एक फिर से बताता हूँ। महिलाओं को वायु के रोग होते हैं, उसमें रूमेटिज्म होगा, आर्थराइटिस होगा, रूमेटोइड आर्थराइटिस होगा, ऑस्टियोपोरोसिस जो बहुत कम होता है। तो ऐसे ऐसे रोग होंगे। खास करके कुछ लक्षण आपको कहीं पर भी पेन हो तो आयुर्वेद का सूत्र है कि न वाते न विनाशूलम। वात की विकृति के बिना कहीं पर भी पेन नहीं होगा। पेन होगा तो आपको मानना है कि वात विकृति है, कहीं ना कहीं शरीर में वात तत्व दूषित हुआ है तो ही पेन होगा, नहीं तो पेन नहीं होगा। तो उसके लिए मूल को खत्म करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, वायु तत्व को बैलेंस करना है, वायु का अनुलोमन करना है। तो खास करके ये अवस्था में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। कॉन्स्टिपेशन हो तो हरड़ ले, त्रिफला ले, ऐसी कोई चीज लेकर आप पेट को साफ रखें, पहली बात। दूसरी बात, रोज मसाज करें। शरीर को रोज मसाज करने से ऑयलिंग होता है। जैसे हम ऑयल करते हैं इंजन को, आपको पता है, ऐसे हम दरवाजे को या ऐसे ऐसे जो लोहे का होता है उसको ऑयलिंग करते हैं तो वो तुरंत तुरंत अच्छा हो जाता है। उसी तरह से हमारा शरीर रुक्ष पड़ जाता है वायु के कारण। तो वायु के कारण रुक्ष पड़ गया तो उसको हम मसाज करेंगे यदि, तो वहां पर सर्कुलेशन ठीक होगा और वात जो वहां पर रुक्षता करता है वो दूर हो जाएगा। तो इसके लिए वायु को रोगों से बचने के लिए रोज मसाज करना है। ये एक बात याद रखे। उसमें जहां पेन हो वहां पर वात रोग और मसाज तेल है उससे करना है, और जहां पर पेन नहीं हो, कोई तकलीफ ना हो, वहां सिंपल तेल से करना है, लेकिन मसाज करना है। दो मैंने बताया। जहां पर पेन होगा वहां पर वात रोग और मसाज ऑयल हमारा है, तो वो उसका मसाज करेंगे। और बॉडी में, पूरी बॉडी में कोपरेल का, बलाश्वदधि गंधादि तेल का, किसी का भी हम मसाज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। फिर दूसरी बात, हमने ये हमारी एक दवाई आती है रूमोग्रीन, इसका नाम है। वो रूमेटिज्म हो, आर्थराइटिस हो, ऐसे सभी रोगों में वो पेन को दूर करने का काम करती है। वो बहुत अच्छी दवाई पेन को दूर करती है। वायु के कारण जो पेन हुआ, वात का अनुलोमन करेगी तो उससे बहुत रोगों में फायदा है। एक गोंद आता है जिसको गोंद कतीरा कहते हैं। आपने इतना गोंद भिगोया पानी में तो इतना हो जाएगा, थोड़ा गोंद पानी में भिगोया तो वो इतना हो जाएगा। वो गोंद खाने से पूरे शरीर में रिलीफ मिलता है। और ऐसा कहते हैं आयुर्वेद के जो जानकार वैद्य है कि इसको यदि कोई जीवन भर खाए तो कभी पैरालिसिस उसको नहीं होगा। पैरालिसिस से बच जाएगा वो व्यक्ति, बहुत सारे वायु के रोगों से बच जाएगा। वो जो घातक वायु के रोग है, सामान्य वायु के रोग होते रहेंगे लेकिन उससे भी ये गोंद से बहुत अच्छा रहेगा। खास करके नी पे, जिसको नी ट्रांसप्लांट करानी को बोला था, उसको भी ये गोंद से फायदा हुआ है। उसका नाम है वातर गोंद, हम बनाते हैं। आयुर्वेद में उसका जो औषधीय नाम है वो कतीरा गोंद है। तो अच्छी क्वालिटी वाला कतीरा गोंद लेकर उसको वातर गोंद, उसको वातर गोंद के रूप में हम उसको देते हैं। तो उसको भिगो कर, थोड़ा भिगो दिया सुबह, तो वो पूरा का पूरा फूलकर इतना हो जाएगा, उसका पेस्ट जैसा बन जाएगा। और पेस्ट जैसा बनकर फिर वो ये ऐसी मतलब अ, उसका सेवन कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो एक मसाज करें, एक ये ले, एक मैंने बताया वो मेस्ट्रोग्रीन करके ये रूमोग्रीन करके कैप्सूल है, वो ले। दूसरी एक बहुत अच्छी औषधि है, उसका नाम है पारिजात। हार श्रृंगार जिसको हम कहते हैं, वो स्वर्ग से वृक्ष आया है, कृष्ण भगवान ने लाया, ऐसा ऐसे ग्रंथों में कहीं कहानियों में है। हम उसके इतिहास को देखेंगे तो बहुत ही अच्छा वो वृक्ष है पूरा। तो पारिजात का वृक्ष वो कमर दर्द में बहुत ही इफेक्टिव होता है। या पारिजात का पाउडर या पारिजात की टेबलेट, ये दो में से कुछ भी सेवन कर सकते हैं। तो पारिजात का बहुत इफेक्ट ये कमर दर्द पर है। खास करके स्पॉन्डिलाइसिस होता है, बैक पेन होता है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है पारिजात। तो बहुत कम मिलती है आज, लेकिन हम गोली बनाते हैं तो पारिजात की टेबलेट ले सकते हैं, और ये भी ले सकते हैं, पारिजात का पाउडर भी ले सकते हैं। और खास करके एक अंतिम रोग मैं बताऊंगा, बहुत सारे रोग बाकी है भी, ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे ज्यादा वजन, जैसे बहुत बड़ा मोटा शरीर होता है इस तरह का, तो वो मेदों के विकृति की वजह से शरीर बढ़ने लगता है। तो पहले से आपने ध्यान दिया तो बहुत ही अच्छा उसमें रिजल्ट मिल सकता है
कि वो आज सबसे समस्या बड़ी है मोटापा की। आयुर्वेद में अष्ट निंदित गिनाए हैं कि ये लोग मतलब जो होते हैं ऐसे रोगों से बचना है। तो इसमें एक मेद की वृद्धि, अति मेद बढ़ जाए तो उसके कारण बहुत सारे रोग हो सकते हैं। वो कोई रोग नहीं है, लेकिन यदि मेद बढ़ गया, विकृति हो गई, तो अस्थि के रोग बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे वो मैं बताऊंगा। तो वो जैसे कि आयुर्वेद में बताया है कि एक एक के बाद एक एक धातु बनेगी। मेद के बाद अस्थि नामक धातु बनती है। मेद ने पूरा बढ़ने लगा और विकृति हुई तो अस्तु धातु को पोषण नहीं मिलेगा, तो अस्थि धातु है मतलब हड्डियां है वो कमजोर हो जाएगी। इसके लिए हम कहते हैं जो जिसका शरीर बहुत मोटा है उसको कैल्शियम ड्रॉप्स अवश्य लेने हैं, क्योंकि उसकी हड्डियां कमजोर बन गई होंगी, उसको कैल्शियम की जरूरत रहेगी। नहीं तो वो थोड़े गिरेंगे तो तुरंत हड्डी टूट जाएगी। हड्डी टूटने का कारण ये बताते हैं कि अच्छा आपका वजन ज्यादा था और वो वजन हाथ पर आया या पैर पर आया इसलिए टूट गई, लेकिन वो कारण नहीं है सही, क्योंकि उसकी हड्डियां कमजोर है। कुछ ना आए तो भी टूट सकती है, क्योंकि मेद ज्यादा है तो अस्थि धातु वीक हो जाएगी। अस्थि धातु को बल देने के लिए कैल्शियम लेना जरूरी है। तो वो भी आयुर्वेद में बताया, चूने का और मोती का जो चूना है वो सर्वश्रेष्ठ कैल्शियम का स्रोत है, उसका साइड इफेक्ट है। इसलिए कैल्शियम ड्रॉप्स नियमित रूप से 2-2, 3-3 छाछ में लेंगे, गाय के दूध की छाछ में, बहुत इफेक्टिव होता है। या कैल्शियम के कोई भी पदार्थ जिसमें कैल्शियम ज्यादा मात्रा में हो वो लेने से हड्डियां मजबूत होती है। सूर्य स्नान करने से हड्डी को बहुत फायदा मिलता है। तो महिलाओं को हम कहेंगे कि रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर अग्निहोत्र शुरू करे, तो उसका वायु विकार ठीक होगा। अच्छी मतलब उसमें से उस बहाने धूप जाएगी, उस बहाने उसकी सात्विकता बढ़ेगी, क्रोध कम होगा, तो बहुत सारे रोग कम होंगे। और एक सूर्य स्नान, सूर्य की किरण लेने से भी, मसाज करके सूर्य की किरण लेने से ज्यादा विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है, ज्यादा विटामिन डी ले सकते हैं हम। तो ये पूरा का पूरा एक साइंस है, और इस तरह से महिलाओं के इतने रोगों में हम कुछ कार्य कर सकते हैं। खास करके मैंने कुछ अभी दवाई बताई है। अभी किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो हम आगे प्रश्नोत्तरी करेंगे। राजेश्वर राव जी बराबर है ना? हाँ, बराबर है प्रभु जी। तो ये एक प्रश्न है। 7 महीने का हम लोग आज गर्भधान के बारे में बात नहीं किए थे, प्रेगनेंसी के बारे में। फिर भी 7 महीने का प्रेग्नेंट है, नॉर्मल डिलीवरी होना है, तो क्या आप तो एक माला बोले थे, वो माला एक है और ऐसा कुछ क्या क्या कर सकते हैं? मैं एक कैसे क्वेश्चन पूछे। एक तो मेरा विचार ऐसा था, जैसे प्रेगनेंसी के बारे में मैंने थोड़ा लिया। डिलीवरी प्रेगनेंसी के बारे में हम अलग से तो हर रविवार कुछ ना कुछ तो लेंगे ही। अभी आज मैं बता रहा हूँ, थोड़े आप उपाय लिख लीजिए। आज जैसे सर्वे के अनुसार आज जितने भी डिलीवरी हो रही है उसमें से सिजेरियन से जो हो रहा है वो 90% तो अननेसेसरी सिजेरियन हो रहा है। समझ गए ना आप समझ गए? हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो उसको ज्यादा पैसा वो ले सकते हैं सीजर करके, और नॉर्मल डिलीवरी करके तो उसको इतना मिलता नहीं, इसलिए सीजर कर देते हैं। और महिलाओं को, बहुत महिलाएं तो उसको सीजर करने को सामने से बोलती है, क्योंकि वो पेन लेने को तैयार नहीं। तो इसके लिए ये एक पहले महिलाओं को समझाना पड़ेगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आपको फायदा क्या। देखिए ये हुआ क्या, ये पूरा का पूरा जो डिलीवरी का साइंस है ना, हेलो, हाँ प्रभु जी, हाँ। डिलीवरी का जो साइंस है वो होम साइंस का सब्जेक्ट था। क्या? क्योंकि पूरे की पूरी जो पशु सृष्टि है, पूरी की पूरी जो जंतुओं की सृष्टि है, वो डिलीवरी सहजता से कर लेती है, उसको कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, हम दूसरा बताते हैं, गाय के विषय में जब हमने लिया, तब गाय की प्रसूति हो उस समय उसके सामने खड़ा नहीं रहना है, उसको संकोच होता है तो वो डिलीवरी नहीं हो सकती, उसकी बहुत तकलीफ होती है, उसको हमने देखा है, अनुभव किया है, बहुत प्राचीन वैद्य ऐसा बताते हैं। तो उस तुरंत प्रसूति हो जाती है, सहजता से हो जाती है। पशुओं की प्रसूति हम यहाँ पर करते हैं, हमारे यहाँ है, तो वो गाय की हो, भैंस की हो और पशुओं की हो तो वो हो जाती बराबर। अब एक बात है, बकरी की हो, तो जो भी प्राणी जगत है, पूरा प्राणी जगत में तो प्रसूति नॉर्मल होती है। मनुष्य के जगत में वो होम साइंस का विषय नहीं रहा, मेडिकल साइंस का बना दिया। मेडिकल साइंस के बनाते ही पूरे के पूरे जो मेडिकल फील्ड के भ्रष्टाचार है वो पूरा इसमें घुस गया। इसके कारण नॉर्मल डिलीवरी हो इस तरह का उसका कोई मतलब पहले से ही ऐसा हो जाता है कि उसको
नॉर्मल हो सकती है, वहां पर भी सीजर हो जाता है। और सीजर हुआ तो कुछ ना कुछ तो उसमें तकलीफ होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीजर गलत है, क्योंकि सीजर का वर्णन तो सुश्रुत ने किया है, लेकिन वो मूढ़ गर्भ को निकालने के लिए किया है। अभी की कुछ परिस्थिति में सीजर आवश्यक भी होता है। बहुत लोग मुझे प्रश्न करते हैं, फोन आता है मेरे पर कि प्रभु जी ये मुझे सीजर करने को बाध्य कर रहे हैं, मैं क्या करूं? या तो मेरी पत्नी को ऐसा ऐसा कर रहे हैं उन लोगों को, और हम तो सुनते हैं राजीव भाई को और सीजर करवाएंगे ही नहीं। तो मैंने कहा कि इस तरह से नहीं होता है, आपकी परिस्थिति के अनुसार होता है। सीजर बिल्कुल गलत है ऐसा भी नहीं है। कभी कोई परिस्थिति में सीजरियन जरूरी हो जाता है तो उस समय तो उसको करवाना पड़ेगा। किस अवस्था में वो जरूरी होता है वो कुछ मैं बताऊंगा। प्लेसेंटा प्रीविया है, जैसे वो गर्भाशय का मुख नीचे की तरफ खुल गया है, ब्लीडिंग हो गई है, या ऐसा कुछ भी हो, प्लेसेंटा प्रीविया जैसा फाइब्रोइड्स हो, गांठे हो गर्भाशय में पहले से ही, ये यदि तय है तो उसमें सीजर करवाना पड़ेगा। उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामान्य रीत से उसकी जरूरत नहीं होती। आप यदि 9th मंथ गर्भ विज्ञान के अनुसार आप आहार विहार करते हो, आप उसकी औषधियां लेते हो, आप कुछ उपाय करते हो जो नॉर्मल उपाय है, आयुर्वेद के उपाय है, तो सीजर की कभी बहुत ही कम या तो बिल्कुल जरूर नहीं होती, ऐसा हम बता सकते हैं। अब मैं बताऊंगा उसके क्या क्या उपाय है। तो आज तक हम एक उपाय बताने में ये करते हैं 100% हमको अनुभूत होगा, हमने उसका अनुभव किया होगा तो ही हम बताते हैं। फेक हम बाजी नहीं करते, क्योंकि हमको उसका गंभीरता पता है मेडिकल लाइन की। आयुर्वेद की दृष्टि से 50 साल से संस्कृत आर्य गुरुकुलम ये कार्य कर रहा है। गुरुकुल परंपरा का एक विश्वास लोगों पर है, तो उसका हम कभी घात नहीं करते हैं। जो प्रामाणिक है वही बताएंगे, चाहे वो एलोपैथी का है और वो अच्छा है तो अच्छा बताएंगे। तो ये हम कहेंगे कि कुछ अवस्था में जरूरत होती है सीजर की, तो ऐसा भी जिद न करे कि नहीं सीजर नहीं ही करना है। कभी कोई परिस्थिति में होता है, लेकिन ज्यादातर 99% उसकी जरूरत नहीं रहती है। यदि किसी आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप रिपोर्ट भेजकर हमको पूछ सकते हैं, हम उसका पूरा आपको गाइड करेंगे। बहुत लोगों ने पूछा है, उसके बहुत अनुभव है हमारे पास। प्लेसेंटा प्रीविया है, फाइब्रोइड्स है, तो जरूरी होता है, हम कहते हैं आप करवा दो, लेकिन ज्यादातर। अब मैं कुछ उपाय बताता हूँ। एक वनस्पति आती है, प्रभु जी सुनाई दे रहा है ना? अभी सुनाई दे रहे, अभी सुनाई दे रहे। जी, मेरा वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है? वीडियो वीडियो मेरा दिखाई दे रहा है ना? हाँ आ रहा है जी वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ऑडियो वीडियो अच्छा है जी। तो अब उसके मैं कुछ उपाय बताऊंगा। जैसे एक अपामार्ग करके वनस्पति है। अपामार्ग वनस्पति के मूल को, रूट को पुष्य नक्षत्र में उखाड़ कर, पुष्य नक्षत्र हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी दिन पर उखाड़ कर, पुष्य नक्षत्र है तो बहुत उत्तम है, उखाड़ कर उसकी एक माला बनती है, जो माला हम यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज देते हैं सबको। तो उसके वो माला से क्या होता है, हमने बहुत अनुभव इसके लिए है, बहुत सारे वैद्यों ने इसके ऊपर लिखा है, उसके प्रमाण है पूरे, हम ग्रंथों के प्रमाण के आधार बहुत सारी डिलीवरी हमने ये माला से नॉर्मल करवाई है। तो उसको क्या होता है कि उसको माला बांधनी होती है। कब बांधनी है? लेबर पेन होने के बाद बांधनी है। पहले महिलाओं को लेबर पेन होगा, बहुत दर्द होगा, थोड़ा थोड़ा पानी जैसा निकलने लगेगा, निकल सकता है नहीं भी निकल सकता है, लेकिन दर्द होगा, पेन होगा, वो कम वो होगा। उसको पेन जब बढ़ने लगे तो माला बांध देनी है। माला बांधते वक्त ध्यान में रखना है, उससे बाद डिलीवरी होगी, डिलीवरी हो जाने के बाद वो माला निकाल देनी है। नहीं तो ये माला इतनी स्ट्रोंग है कि वो ओवरी को भी नीचे ला देती है यदि आपने माला निकाली नहीं। इसके लिए माला का प्रयोग करने के लिए बहुत गंभीरता से सबको बोलते हैं कि आप ये ध्यान रखो कि माला का उपयोग आप कर रहे हो तो माला को निकाल दो डिलीवरी होने के बाद, आफ्टर डिलीवरी उसको निकाल दो, तुरंत निकाल दो उसको। तो ये एक उपाय है, अर्जेंसी में आप इसको कर सकते हैं। और माला से बहुत, जिसको डॉक्टर ने बोला हो कि इससे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसका सीजर करना पड़ेगा, और फाइब्रोइड्स और प्लेसेंटा प्रीविया ये दोनों होगा तो आप माला न ले। ये दोनों रोग, ये दोनों परिस्थिति को छोड़ दे, बाकी सब परिस्थिति में उसको माला से डिलीवरी होने की पूरे चांसेस है। आप 2-3 बातें याद रखें। प्लेसेंटा प्रीविया में उसको सीजर आवश्यक होता है, ज्यादातर केसेस में फाइब्रोइड्स में भी होता है। ये प्री प्लानेट सीजर होता है, उसमें प्लानेट सीजर जिसको कहते हैं। एलोपैथी का भी मैं
बहुत कुछ सीखा हूँ वहां हॉस्पिटल में जाकर, इसलिए मुझे ये सब बातें पता है, अच्छी तरह से पता है ये। तो वो 2-3 परिस्थिति को छोड़ दे तो बाकी ये माला से नॉर्मल डिलीवरी होने के 99% चांसेस है, और ऐसा हमने बहुत सारे जगह पर लिखित रूप में भी दिया है, और हम ये बताते हैं। ये पूरा साइंस है और ये आयुर्वेद का अद्भुत विज्ञान है। ये ऋषि मुनियों ने हजारों साल तप करके उन्होंने दिव्य दृष्टि से ये गुण अपामार के मूल का देखा है। तो ये एक आप ध्यान रखें। दूसरा, 8 महीने हो जाने के बाद, 8.5 महीने के हो जाने के बाद थोड़ा थोड़ा कैस्टर ऑयल लेना चालू करें, डबल फिल्टर कैस्टर ऑयल। अपा और उसके बाद जब डिलीवरी होगी, लेबर पेन हो गया तो 2-3 चम्मच आप डीवेल कैस्टर ऑयल, 1 चम्मच आप कैस्टर ऑयल का पी लें। आप याद रखें, 8.5 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा कैस्टर ऑयल लेना है, 5-5 बूंदे, 10-10 बूंदे दूध के साथ ले सकते हैं, गाय के दूध के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं। कैप्सूल खाली आती है, वेज कैप्सूल आती है 100%, उसमें भरकर, आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो उसके भरकर भी आप ले सकते हैं। तो उसके बाद वो 15-20 दिन आपको सेवन करना है, वो चालू रखना है। तो वायु का अनुलोमन होगा, वायु की गति ठीक होगी, प्रेशर आएगा तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। उसके बाद उसको लेना है। एक प्रयोग पंचगव्य का भी है, जिसमें गोबर का रस 8 लेयर कॉटन के कपड़े में गोबर को रखकर उसका रस निकाल कर करना है, लेकिन वो थोड़ा लेने में, टेस्ट में कठिन है। आप वो कर सकते हैं, केवल टेस्ट का मामला है। वो पी लिया, नॉर्मल डिलीवरी का पूरा चांस है। हमने ये प्रयोग से हैदराबाद में एक व्यक्ति ने 45 डिलीवरी केवल गोबर के रस से करवाई। गोबर के रस से, प्रॉपर गोबर का रस चाहिए, हाइजेनिक तरीके से उसको लेना है, हाथ बराबर धोकर उसको व्यवस्थित रूप से लेना है। कॉटन का नया कपड़ा लेना है, अच्छी तरह से धोना है उसको, फिर उसको गालना है, मतलब छानना है, और उसके बाद उसको देना है, महिला को देना है। 1, 2, 5 चम्मच जितना ले सके, उसका प्रमाण 2 से 5 चम्मच, 6 चम्मच जितना है। 2 चम्मच 3 चम्मच बहुत होता है, तो इस तरह से ले ले। ये तीसरा है उपाय। तो ये 3-4 उपाय में से कोई एक हम चूर्ण बनाते, उसका नाम है सुख प्रसव कर चूर्ण। मानो 9 महीना पूरा हो गया और डिलीवरी नहीं हो रही है, 9 महीना पूरा हो गया और डिलीवरी नहीं हो रही है, तो एक चित्रक मूल का चूर्ण जिससे ये बनता है, उसका नाम है सुख प्रसव कर चूर्ण, इजी डिलीवरी चूर्ण। तो वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन उसका भी प्रयोग सावधानी पूर्वक करना है। आधा से 1 चम्मच लेना है दिन में 3 बार। और जो लेट डिलीवरी होती है, तो उसमें ये ज्यादा समय, जो डॉक्टर कहते हैं कि आपको ज्यादा समय नहीं है, अभी आप सीजर करवा लो, सीजर, तो उसमें ये तुरंत प्रसूति में उसका लेबर पेन चालू कर देता है, और लेबर पेन चालू होने के बाद डिलीवरी आसान हो जाती है। तो इसीलिए ये उपाय हम बताते हैं। खास करके 7वां महीना है तो गर्भ पोषक किट हमने जो बनाई है, वर्षों से जो गुरुवर्य ने, हमारे गुरुजी जो संस्कृत आर्य गुरुकुलम के संस्थापक रहे, उन्होंने 50 साल से ये गुरुकुल के विषय में कार्य किया। आचार्य के रूप में मैं अभी वही गुरुकुल में, उसे के गुरुकुल में सेवा दे रहा हूँ, और आयुर्वेद के क्षेत्र में हम उसको ट्रेनिंग देते, सिखाते। तो गर्भ संस्कार का पूरा कार्य जहां से हम कर रहे हैं, वहां पर हम बहुत सारी चीजें, जैसे गर्भ पोषक प्राशन ले सकते हैं, गर्भ पोषक सिरप ले सकते हैं, और गर्भ पोषक कैप्सूल ले सकते हैं। ये तीनों चीज आप शुरू कर सकते हैं 7वें महीने में। पहले महीने से तो लेती हैं आइडियल, लेकिन पहले महीने से मानो नहीं लिया तो 7वें महीने तक ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। कोई लिख रहा है कि मैंने गोबर रस पिया, 1.5 घंटे में आसानी से डिलीवरी हो रही। नीलम वर्मा जी कह रहे हैं, सही बात है। ये बहुत सारे केसेस में गोबर से डिलीवरी हो गई है, एरंड तेल से भी हो गई है, बहुत अच्छी। और बाकी का बहुत सारे उपाय है जो मैंने बताए अभी, और बहुत उपाय नॉर्मल डिलीवरी के हैं, वो मैं कभी बताऊंगा आपको। वो थोड़े आपको समझने पड़ेंगे, इसीलिए मैं उसके, किसी के धूप करने हैं, किसी के कुछ ही अंग लेने हैं, तो ये एक वस्तु थोड़ी बड़ी है। तो आज मैं इतना कहूंगा कि लोगों को ये सब लोग कर सकते हैं अपने घर पे, मैंने जो उपाय बताया है वो। आगे शशि जी क्या प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, एक एमनियोटिक फ्लूइड बोल के, वो इसमें जो है फ्लूइड कम हुआ ज्यादा हुआ बोल के बोलते हैं प्रेग्नेंट लेडीज, एमनियोटिक फ्लूइड बोल के है वो उसको। पता है, मैंने बताया ना, एलोपैथिक जी। तो उसमें प्रश्न क्या है? इसका हेलो, आयुर्वेद का कुछ दवा है क्या जी, वो कुछ अब कैसे? देखिए, हाँ मैं समझ गया। अब गर्भोदक जिसको कहते हैं, एम्यूनेट फ्लूइड जिसको अभी की परिभाषा में कहते हैं, वो गर्भोदक उसका संस्कृत नाम है, पहले वो समझे। गर्भ को जो पोषण देता है वो एक प्रकार का जल होता है, वो आपको पता है।
अब वो कम क्यों होता है? क्योंकि शरीर में जल तत्व की कमी हो जाती है। आप समझ रहे हैं ना? जल तत्व की कमी क्यों होती है? क्योंकि हम पानी प्रॉपर नहीं पीते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा पानी कम पीते हैं, वो डॉक्टर कहेंगे, वो डॉक्टर कह रहे हैं कि पानी कम पीते हैं, आप पानी ज्यादा पियो। हम कह रहे हैं कि आप पानी गलत पी रहे हो, पानी गलत तरीके से पी रहे हो। पानी कम ज्यादा नहीं होता, वो आपको प्यास लग जाती है तो आप पी लेते हैं, समझ गए ना? लेकिन जब प्यास लगती है तब आप कौन सा पानी पीते हैं? तो आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार के 10 प्रकार के पानी बताए गए। 10 प्रकार के पानी की क्वालिटीज अलग अलग है। जैसे एक होता है वो आंतरिक जल है, जो हम सीधा बारिश से लेते हैं, वो बहुत ही उत्तम पानी बताया है। दूसरा पानी नदी का है। तीसरा पानी ये हमारा जो बोरवेल वगैरह का आता है, जमीन के आता है, वो है। कुएं का पानी है। इस तरह से अलग अलग पानी बताए हैं। आज हमको जो पानी मिल रहा है उसका हम कैसे उपयोग करें? उसको उबाल कर ठंडा करके उसमें से कुछ औषधि डाल करके वो पानी का उपयोग करना है, एक बात। दूसरी बात, वो पानी एक दिन में एक ही तरह का पीना है। हम क्या करते हैं, पानी यहाँ पर महिलाएं हैं वो यहाँ पर पीती है, फिर ऑफिस में जाती है तो वहां दूसरा पानी पीती है, फिर तीसरी जगह जाती है तो तीसरा। वो एक ही पानी चाहिए, एक प्रकार का पानी चाहिए, तो उसका डाइजेशन अच्छा होगा। तो पानी प्रॉपर पीना है। दूसरा, पानी तत्व का ज्यादा, सबसे ज्यादा गर्भोदक के लिए उपयोगी है। बहुत अच्छा कुदरत ने उपयोग ये जो है वो बनाया है फल, वो जीवन देने वाला है। इसके लिए एक भी केस ऐसा इतिहास में नहीं बना है कि जिसके ऊपर नारियल पड़ा हो और वो मर गया। तो इसको अहिंसक फल भी कहते हैं। आप समझ रहे हो ना? आपके यहाँ बहुत होते हैं, वो नारियल होते हैं ना? हमारे भी समुद्र के किनारे होते नारल, पता है ना वो? पता है आचार्य जी। हाँ। अब वो कच्चा होगा तो गर्भवती महिलाओं को गैस करेगा, अपचन करेगा, क्योंकि वो भारी है। लेकिन पका नारल होता है जो हम देव को, आपको पता है, देव को हम देते हैं, उसका वो मतलब उसको ऑफर करते हैं, पता है ना आपको? पता है जी, थोड़ा मोटा तो बट। उसका पानी जो होता है वो गर्भ के उदक को बढ़ाने वाला है, वो सबसे श्रेष्ठ है। मतलब जिसको भी ऐसा प्रॉब्लम है जो फ्लूइड का, वो एक काम करे, वो पके नारियल का पानी पीना चालू करे। पके नारियल का, कच्चे नारियल का नहीं, पके नारियल का पानी वो लोग शुरू करे, थोड़ा थोड़ा दिन में 3 बार। तो उससे ये बढ़ने लगता है। हमने बहुत सारे केसेस में जिनका ऐसा बताया था कि इसको खतरा है, इसको फ्यूल कम है और इसका पोषण नहीं हो सकता है, उसका पोषण केवल हमने ये नारियल के पानी से किया। ये एक गर्भ के उदक को, पानी को बढ़ाने वाली अद्भुत औषधि है ये। मतलब जो मैंने बताया, ये पक्के नारियल का पानी। दूसरी औषधि है कमल बीज। जो काली काली आती है वो कमल बीज बहुत ही अच्छी औषधि है। तो कमल बीज का 3 गाय के दूध के साथ उसका प्रयोग कर सकते हैं। गाय का दूध भी इसको बढ़ाने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा आप गाय का दूध पी सकते हैं, वो बहुत अच्छा इसको बढ़ाएगा गर्भोदक को, क्योंकि वो जीवनीय द्रव्य है, वो जीवन देता है। एक चौथी औषधि है, उसका नाम आयुर्वेद में जीवंती करके है। उसको भी यह काम है जीवन देने का, और गर्भोदक भी जीवन देने वाला है, तो वो भी बढ़ाने में सहायक होता है। तो ये आप इतना ले सकते हैं। तो जीवंती की कैप्सूल हमारे यहाँ मिलती है जो इस पर कार्य करती है। जीवंती की कैप्सूल हमारे यहाँ पर उपलब्ध होती है। जीवंती नाम की वनस्पति है, वो आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है ये जीवंती की कैप्सूल। और इसका सेवन गर्भ के उदक को बढ़ाने के लिए भी होता है, जो आपने प्रश्न किया है। तो ऐसी 2-3 औषधियां इस पर अच्छी तरह से कार्य करती है। आगे प्रश्न करें। ये सब जो है मेडिसिन जो है आचार्य जी का, अभी मैं कमेंट डाला हूँ, वो नंबर से कॉल करके आप ले सकते हैं। और संस्कृति गुरुकुलम जो है वेबसाइट है, उससे भी आप पा सकते हैं। और आचार्य जी जो है 3 बजे से 5 बजे तक जो है आप सबके लिए उपलब्ध है। आप कॉल कर सकते हैं, फोन पे कॉल करके भी आप डायरेक्टली केस टू केस जो है उसका दवा जो है आचार्य जी दे सकते हैं। जी, और जो अभी है आगे जी, क्वेश्चन आचार्य जी, अभी जो है मेंसेस के टाइम में चाहे अंडर ब्लीडिंग हो या ओवर ब्लीडिंग हो या पीसीओडी समस्या में संस्कृत आयुर्वेद कुलम का क्या क्या दवा आप सजेस्ट कर सकते हैं?
संस्कृति आर्य गुरुकुलम बहुत सारी दवाई इसके विषय में बनाता है। खास करके एक तो ब्लीडिंग कम हो तो मेस्ट्रोग्रीन कैप्सूल ले सकते हैं, तो ब्लीडिंग प्रॉपर होगा उससे। इरेग्युलर है तो मेस्ट्रोग्रीन ले सकते हैं। ये दो 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 परिस्थिति में मेस्ट्रोग्रीन कैप्सूल, ठीक है। अब उसमें वाइस डिस्चार्ज हो रहा है तो ल्यूकोग्रीन कहते हैं, क्योंकि ल्यूकोरिया उसको कहते हैं ये रोग को। तो ल्यूकोग्रीन सिरप ले सकते हैं। और एक वामासेफ, यदि पानी निकल रहा है तो वामासेफ जो दवाई आती है डब्ल्यू, वामासेफ डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वाइट डिस्चार्ज, वामासेफ डब्ल्यू ये ले सकते हैं। और ब्लीडिंग हो रहा है तो वामासेफ बी करके एक कैप्सूल है, वो ब्लीडिंग के लिए होती है, वो आप तुरंत उपयोग कर सकते हैं, इससे ब्लीडिंग रुक जाएगा। यदि ब्लीडिंग ज्यादा देर तक उसको चलता है तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है उनका। हीमोग्लोबिन कम हुआ तो डिलीवरी के समय पर तकलीफ होती है, उसको ब्लड चढ़ाना होता है। यदि ब्लड चढ़ाना पड़ा तो वो दूसरा ब्लड यदि उसके अंदर गया तो बहुत सारे रोग होने की संभावना उसको बढ़ जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सभी आप ध्यान रखें, पहले से ही मेंटेन करें, और पहले स्वस्थ हो तभी गर्भाधान करें। तो ये पहले मैंने बात बताई। इरेग्युलर मेंसिस के लिए, मेंसिस यदि कम आता हो, इरेग्युलर आता हो, मेस्ट्रोग्रीन टेबलेट ले। मेंसिस ज्यादा आता हो, वामा से बी टेबलेट ले, जो क्योंकि ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है उसको रोकना जरूरी होगा। श्वेत प्रदर जिसको कहते हैं, यानी श्वेत प्रदर यानी मतलब ल्यूकोरिया, तो ल्यूकोग्रीन सिरप करके है, वो ले ल्यूकोग्रीन सिरप। और एक टेबलेट है वो वामासेफ डब्ल्यू, वो एक शुरू करे। अशक्ति लग रही है, वीकनेस है, तो ल्यूकोविन टेबलेट आती है, ल्यूकोविन कैप्सूल आती है, वो ले। अच्छा, अब मैं आता हूँ आगे, जो गर्भाशय की गांठें है उसके ऊपर, जिसको पीसीओडी कहते हैं। उसको हार्मोनल चेंजेस की वजह से, हार्मोनल इनबैलेंसिंग की वजह से ये होता है। इसके ऊपर तो बहुत कुछ बताने जैसा है पीसीओडी के बारे में, क्योंकि आजकल जो अभी वातावरण है उसके ध्यान में रखते हुए बहुत सी महिलाओं को ये पीसीओडी हो रहा है, हार्मोनल इनबैलेंस का एक रोग हो रहा है। उसकी दवाई में, पूरे के पूरी दवाई में एक नागार्जुन दुग्धिका करके एक वनस्पति है, जो पानी के ऊपर बहुत अच्छा कार्य करती है। गर्भाशय के ऊपर उसका बहुत ही अच्छा कार्य देखा गया है, नागार्जुन दुग्धिका करके है, जिसको दूधेली बोलते हैं। उसकी हमने एक टेबलेट बनाई है, वो पीसीओडी नामक ही टेबलेट है। वो भी आप उसका सेवन कर सकते हैं, पीसी टेबलेट का। तो पीसी टेबलेट भी उसके लिए, पीसीओडी के लिए खास आप ले सकते हैं। बाकी के कोई प्रश्न है तो आप पूछते जाइए, मैं उसके बारे में बताता जाऊंगा जी। आचार्य जी, माता जी हमको मेंसेस के टाइम में जो पेन आता है तो स्टमक में हो ये सब, उसको कैसे, पेन को कैसे बेर कैसे कम करें? अब देखिए, मेंसिस का ऐसा होता है कि मेंसिस जब आता है तब पेन, कहीं ना कहीं पेन आता है। जैसे खास करके उसको पेट के नीचे के भाग में, आसपास में उसको पेन आना शुरू होता है। पैर में भी पेन आता है, पेट में भी कभी कभी दर्द होता है। तो एक तो मेंसिस के समय पर खास ये ध्यान रखे कि वायु बढ़ने वाली कोई चीजें उस समय न खाए। वो यदि भूल से भी खा लेते हैं तो पेन शुरू हो जाता है आयुर्वेद के मत से। दूसरा, मेंसिस के समय पर थोड़ा गुनगुना पानी उबाल कर ठंडा किया हुआ, या गुनगुना थोड़ा पानी पिए। ठंडा पानी बिल्कुल मेंसिस के समय पर न पिए, न कुछ ठंडा खाए, क्योंकि वो रुकावट करेगा मेंसिस में। तो ये दूसरी बात, ये ध्यान रखें। तीसरी बात, मेंसिस के समय पर थोड़ा हल्का भोजन करें, बहुत भारी पेट भोजन न करें। चौथी बात, मेंसिस के समय पर आप कम से कम काम करें। अभी महिलाएं ज्यादा कार्य करती है, भागदौड़ करती है, तो दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वायु बढ़ता है। जैसे वो हिरती फिरती है, जैसे वो ज्यादा काम करने लगती है, अंदर का वायु बढ़ता है। वायु बढ़ने के कारण ये समस्या होती है कि उसको दर्द शुरू होता है। आराम करे, वो बैठे, कुछ पढ़े, कुछ अपना धर्म ध्यान जब कुछ करते हैं वो करे, लेकिन वो कम से कम काम करे। शक्ति संरक्षण के लिए एक बहुत अच्छी दवाई है जो मेंसिस के समय पर ले सकते हैं, तो उसकी अशक्तता नहीं आती है और वायु नहीं बढ़ता है और रसायन गुण दिखाती है, पेन को भी कम करती है। उसका नाम है आमलकी रसायन।
आम्ल की रसायनम जो दवाई है वो मेंसिस के समय पर तीनों दिन शक्ति के लिए लेनी है, क्योंकि उस समय पूरी भूख नहीं होती है, अच्छा भोजन नहीं कर पाती है 3 दिन तक। 3 दिन जाने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत कुछ एक रोग चला गया हमारे शरीर में से। आजकल मेंसिस की स्थिति ये है कि मेंसिस आता है तो लगता है बहुत बड़ा रोग आ गया है, तो पूरा 3 दिन हम ऐसे बेचैनी रहती है, चिड़चिड़ापन होता है। और आज तो हमने ये किया है कि जो परिवार में भी झगड़े ज्यादा होते हैं, और ये 3 दिनों में के बीच में ही सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं, सास बहू के हो, पति पत्नी के हो, और जो घर के लोग हैं आसपास में उसका हो। तो ये इसकी वजह से केवल शारीरिक तकलीफ नहीं होती है, मानसिक स्ट्रेस आता है। अच्छा, एक और है, मेंसिस साफ है उसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा प्रयोग बताया है, जो राजीव भाई ने भी अपने व्याख्यानों में बताया था न, वो मैं अभी दोहरा रहा हूँ थोड़ा। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके बारे में एक प्रयोग बताया, वो गरम थोड़ा पानी ले ले, वो गरम पानी में गाय का घी, प्योर गाय का घी उसको मिलाए और उसको पिए। उसको पीने से मेंसिस साफ होगा और घी की वजह से शक्ति रहेगी, शक्ति का संरक्षण होगा। तो ये उपाय करे, गरम थोड़ा पानी ले ले गिलास में और उसमें गाय का घी मिलाकर उसको सिप सिप थोड़ा पीने का शुरू करे, तो ये मेंसिस के दिनों में बहुत अच्छा होगा। मेंसिस के दिनों में रसोई न बनाए, अग्नि का सेवन न करे, मेंसिस के दिनों में ज्यादा श्रम वाला काम न करे, स्नान हो सकता है तो न करे। उसके मैं बहुत प्रमाण बताने वाला हूँ एक बार, मेंसिस में क्या क्या करे, क्या क्या भाव प्रकाश में पूरे के पूरे 12 श्लोकों में मेंसिस की परिचर्या दी है मैंने। बहुत सारे डॉक्टरों के जो ग्रुप होते हैं उसमें मेरा व्याख्यान वो लोग रखते हैं, डॉक्टर्स के ग्रुप में गुजराती भाषा में, यहाँ के डॉक्टर्स, उसमें भी मैंने ये रखा था ये पॉइंट कि मेंसिस के समय पर महिलाएं यदि इसका पालन नहीं करती है तो क्या क्या हानि उसको हो सकती है, और वो हानि का इतना प्रभाव है कि आने वाला जो बच्चा है उसका गर्भ में, उसको भी हानि हो सकती है यदि मेंसिस में वो ध्यान नहीं रखती है। तो ये एक बात थी कि आपने ये पूछा, तो साधारण रीत से वो आराम करे 3 दिन। अच्छा, खाने में कॉन्स्टिपेशन न हो ऐसा हल्का आहार ले, जैसे जव का आहार बहुत अच्छा है मेंसिस के दिनों में, चावल का आहार अच्छा है, ज्यादा दूध पीना अच्छा नहीं है, तो ज्यादा दूध न पिए, बहुत कम दूध पिए, वो अच्छा है दिनों तक। तो ये थोड़ा दूध पी सकते हैं गाय का दूध, और दूध न पिए, थोड़ा थोड़ा दूध पिए, तो ज्यादा दूध न पिए, ज्यादा भारी खुराक न खाए। तो ये मेंसिस के दिनों की ये परिचर्या है। तो ये अब पेन होता ही है तो हमारा एक पेन क्योर करके कैप्सूल है, भूल से भी एलोपैथी की कोई भी पेन किलर दवाई न खाए, मेंसिस के टाइम पर तो बिल्कुल न खाए। मेंसिस के टाइम पर वो ज्यादा नुकसान करती है, कोई भी दवाई हो उसका साइड इफेक्ट सेंसिटिव अवस्था में ज्यादा होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम हो जाती है आयुर्वेद की दृष्टि से मेंसिस के समय पर, तो उस समय पर दवाई ज्यादा दुष्प्रभाव करेगी। तो इसके कारण पेन क्योर करके एक कैप्सूल है हमारी, वो मेंसिस के होने वाले दिन, अच्छा एक तेल है पेन क्योर ड्रॉप्स है हमारा, तो वो मेंसिस के समय पर तीनों दिन 2-2 बूंद गर्म पानी के साथ लेकर 2 बार दिन में ले सकते हैं, तो पेन बहुत ही कम हो जाएगा उससे। तो दो मैंने बताया, एक तो पेन क्योर कैप्सूल और एक पेन किलर ड्रॉप्स। पेन किलर ड्रॉप्स खास करके इसी के ऊपर कार्य करता है, मेंसिस के पेन के ऊपर। तो उसमें लिखा भी है, आप जो बोतल है उसमें, तो वो उसको सेवन कर सकते हैं 3 या 4 दिन, जो भी मेंसिस रहता है तो पेन क्योर ड्रॉप्स का उसको सेवन कर सकते हैं आप 3 या 4 दिन। जी। और आचार्य जी का ये जो मेडिसिन के लिए आप कॉल कर सकते हैं पूरा दिन 6352483012 ये नंबर पे संस्कृत आयुर्वेद का आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आचार्य जी, शादी होने के 5 साल 6 साल के बाद भी बच्चे नहीं हो रहे, उसके लिए क्या दवा हम दे सकते हैं दोनों के लिए, पति और पत्नी के लिए? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, संतति न होने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि फाइब्रोइड का होना, वो भी एक संतति में बाधा होता है, प्लेसेंटा प्रीविया होना, स्पर्म काउंट का कम होना, वो पुरुष की पक्ष से कुछ तकलीफें होना, वो भी हो सकता है।
महिलाओं की तरफ से भी बहुत सारी समस्या हो सकती है, मासिक का इरेग्युलर होना, बीज का नहीं बनना। तो ये एक वस्तु है कि उसमें अलग-अलग दवाई आती है आयुर्वेद की। मैं कुछ कॉमन दवाई बताता हूँ, जैसे उसका स्पर्म बढ़कर वो अच्छा रहता है, वो इस तरह की कुछ दवाइयाँ हैं। महिलाओं के लिए एक दवाई आती है, उसका नाम है ल्यूकोविन कैप्सूल। पुरुष के लिए एक दवाई आती है, उसका नाम है विटा शक्ति। तो ये दोनों को हम अलग-अलग देते हैं। महिलाओं के लिए जो है वो ल्यूकोविन, और पुरुष के लिए हम देते हैं विटा शक्ति कैप्सूल। पाउडर के रूप में हम एक देते हैं धातु पुष्टि चूर्ण, क्योंकि धातु इसमें बहुत कार्य करती है। धातु से ही मतलब जो गर्भधारण होता है, तो पुरुष की धातु बढ़ाने के लिए, स्त्री की धातु को पुष्ट करने के लिए धातु पुष्टि चूर्ण दोनों के लिए देते हैं। महिला और पुरुष को दूध में लेने का होता है, अलग अलग औषधियों का उसमें मेल होता है। एक धातु पुष्टि प्राशन करके होता है, वो हम दोनों को एक एक चम्मच सुबह सुबह लेने का बोलते हैं। दोनों को एक एक चम्मच, जैसे उसकी शक्ति बनी रहे। तो ये धातु पुष्टि प्राशन सुबह लेना है। ल्यूकोविन टेबलेट महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए विटा शक्ति कैप्सूल है। और बाकी के जो लक्षण है उसके अनुसार हम दवाई अलग अलग देते हैं। जैसे उसको स्पर्म के काउंट कम है, तो एक स्पर्म प्लस एक टेबलेट आती है, वो हम स्पर्म को बढ़ाने के लिए उसको अच्छी तरह उसको देते हैं, ताकि वो स्पर्म के काउंट उसके बढ़ जाए और फर्टिलिटी मतलब इनफर्टिलिटी में तकलीफ ना हो। महिलाओं के लिए खास करके हमने देखा है, मेंसेस की प्रॉब्लम तो होती ही है, या भूतकाल में हो या अभी हो, इनफर्टिलिटी में बहुत बड़ा कारण है। तो उसको दूर करने के लिए मैंने पहले ही जो औषधियां बताई, जो मेंसेस को ठीक करती है, वो दवाई देते हैं। एक बात आप याद रखें, 3 महीने मिनिमम मेंसेस ठीक से न जब तक न आए, तब तक आपको प्रेगनेंसी का प्लानिंग नहीं करना है। पहले मेंसेस को ठीक करना है, पहले गर्भाशय को। नहीं तो उसमें जो बच्चा आएगा, आप मेहमान को बुलाते हैं तो पहले घर की साफ सफाई करते हैं। हम कहीं नए घर में रहने जाते हैं तो पहले घर साफ सफा कर देते हैं, नहीं तो हमको पता है कि धूली रहेगी, वो रहेगा, तो हम रहेंगे तो तकलीफ हुई। आज आप इनफर्टिलिटी की दवाई लेने जाते हो और आप कहते हो कि मुझे ये तकलीफ है, तो आपको सीधी दवाई देते, ये नहीं पूछते कि आपका मेंसेस ठीक आ रहा है और 3 महीना हो गया है उसको। आयुर्वेद की दृष्टि से जब तक 3 महीने तक मिनिमम में बता रहा हूँ, मैक्सिमम 6 मंथ्स भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम आपको 3 महीने तक यदि मेंसेस ठीक से नहीं आता है, तो उसको पहले उसकी दवाई करनी है, उसके बाद आपको चिकित्सा इनफर्टिलिटी करेंगे। तो ये 3 मैंने बताया, धातु पुष्टि चूर्ण, धातु पुष्टि प्राशन, धातु को बढ़ाने वाला। महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए विटा शक्ति, महिलाओं के लिए ल्यूकोविन कैप्सूल। ये 4 दवाई मुख्य दवाई है। उसके बाद 2-3 दवाई उसमें ऐड होती है, जो जो लक्षण के अनुसार। तो ये हम साधारण रीति से सबको देते हैं। बहुत कोई उपाय में दोष है तो पुत्रेष्टि याग का आयोजन यहाँ पर होता है। कोई पैसा खर्च आपका नहीं होता है। प्योर गाय के घी से, गाय के कंडे से, हमारे खर्चे से यहाँ पर पुत्रेष्टि याग हम करवाते हैं। बहुत लोगों को बुलाते हैं, जो लोगों को यहाँ करना है उसको, जो देवता आहुति देनी है, जिसको दोष है, पितृदोष है, वो सब कुछ है, उसको यहाँ पर हम फ्री ऑफ, ये पितृदोष व ऐसा कोई भी दोष हो, तो इस तरह से देव व्यपाश्रय चिकित्सा आयुर्वेद की बताई। हमारा उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो यज्ञ करके आपसे पैसा ले लें, ऐसा नहीं। संस्कृति गुरुकुलम ये पूरे की पूरी परंपरा को जीवन रखना चाहता है, करना चाहता है। तो इसके लिए वो हमारे तरफ से पूरा, आपको कुछ जप करने होते उसमें, कॉम्प्लिकेटेड केसेस में हमने इसका परिणाम देखा है। उससे एक घृत बनता है जिसका वर्णन उपनिषद में है, उसको पुत्रेष्टि घृत बोलते हैं। पुत्रेष्टि याग करने के बाद वही घृत का सेवन करना होता है। अच्छा, एक और घृत है, उसका नाम है फल घृत। बहुत कम बनाते हैं हमको, क्योंकि वो बहुत महंगा बनता है बाजार से, इसलिए हम नहीं बनाते हैं। लेकिन फल घृत आप कहीं पर भी मिले, अच्छा गाय से बना, गाय के घी से बना हुआ, तो उसका सेवन भी करने से दोनों की फर्टिलिटी में काम आता है। हम साल में एक बार बनाते हैं, जो विशेष उसके नक्षत्र योग होते हैं, उसमें फलघृत और पुत्रेष्टि घृत बनाते हैं, जब यहाँ पुत्रेष्टि याग होता है। तो आपको ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन से, तो बजाय आईवीएफ या ऐसे रास्ते लेने से पहले सामान्य चिकित्सा करनी है, उससे हो ही जाता है। कदाचित ऐसा कोई बड़ा दोष रहे तो भी वो ग्रंथों में बताया है कि पुत्रेष्टि याग वगैरह करने से, मंत्र का जप करने से, मंत्र जप भी हम बताते हैं
पुत्रेष्टि आपको यदि संतति नहीं हो रही है तो बहुत कुछ वेदों के सूक्त है, उसका हम वीडियो हमने बनाया है, अभी मैं बता देता हूँ। तो कुछ सूक्त है, संतति बाधा निवारक सूक्त है, वो अथर्ववेद में है। वो अथर्ववेद का सूक्त हम आपको पीडीएफ भेज देते हैं। आपको बोलना नहीं आया, हम ऑडियो करके भेजते, आपको सिखाते हैं। संस्कृति गुरुकुलम में भी आप सीखने को आ सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर भी हम सिखाते हैं, वो सीख कर आप वहाँ पारायण करें, आप उसका पठन करें, तो उसका अवश्य ही फल मिलता है। हमने बहुत सारे केसेस में आयुर्वेद, होम्योपैथी और ये देवव्यपाश्रय चिकित्सा, तो ये सबका समन्वय करके हमने बहुत सारे रिजल्ट लिए हैं। ऐसी बहुत सारी होम्योपैथ की भी दवाई है, तो इसको हम लक्षण देखकर, उसकी स्थिति देखकर आयुर्वेद, होम्योपैथ और देवव्यपाश्रय चिकित्सा, अर्थात ये सभी जो वेद में बताई गई है वो चिकित्सा से इसमें परिणाम लाने की कोशिश करते हैं। इसमें परिणाम आता है इनफर्टिलिटी में खास। जी, तो ये आप अभी शुरू करें। पहले आपको क्या तकलीफ है वो आप पहले निदान, आपने जो रिपोर्ट्स करवाए हैं यदि, तो भेज